नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज है दोस्तों 14 जून 2023। आपका एग्ज़ाम एसएससीएमटी का शुरू हो चुका है 13 जून से सेकंड फेज़ का। तो हम बात करने वाले हैं 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय मिलते रहेंगे एग्ज़ाम के एनालिसिस के। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था और विजेता इसका कौन था। तो ये इसमें कन्फ्यूजन है कि महिलाओं का पूछा था कि पुरुष का पूछा था। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप 2022 है एशिया कप, वो यूएई में खेला गया था। उसकी विजेता टीम थी श्रीलंका और उप विजेता थी वो पाकिस्तान थी। पुरुषों में अब तक कुल एशिया कप के 14 संस्करण हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा भारत ने 7 बार जीते हैं। 84, 88, 90, 92, 95, 10, 16, 18 खिताब नाम किया है। और श्रीलंका टीम ने अब तक 6 बार जीते हैं। 86, 97, 4, 8, 14 और 22 में। महिलाओं का एशिया कप है वो जो भारत ने जीता था। दोनों में से एक प्रश्न पूछा था, तो आप दोनों ही पढ़ लीजिए, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछा था, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसने जीता था। तो सिल्वर मेडल है वो मीनाबाई चानू ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसमें बात करें तो मीनाबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग के रजत पदक के साथ टोक्यो 2020 से भारत को पहला पदक दिलाया था। वहीं नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्हें नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक पे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप इस पे डिटेल में और जानें। तो मीराबाई चानू है, उन्होंने सिल्वर पदक जीता था, जिसमें 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में उनका संबंध था। ये उनका लवलीना बोर्गेन, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो बॉक्सिंग से संबंधित थी। पीवी संधू है वो बैडमिंटन से संबंधित थी, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। रवि दहिया है वो सिल्वर जीता, वो फ्री स्टाइल को यानी कुश्ती से संबंधित थे 57 किलोग्राम के। भारतीय हॉकी ने जीता था एक मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें हॉकी से संबंधित थी। अगला था बजरंग पूनिया, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता 65 किलोग्राम रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जेवलिंग थ्रो में। तो कुल मिलाकर टोक्यो ओलंपिक में भारत में 7 पदक जीते थे अपने नाम के 7 पदक। इनका आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत में कौन सा है। तो वो है हरियाणा। और बात करें तो वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, उसका 1084 लिंगानुपात उसका है। अगला क्वेश्चन आगे बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित राज्य दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है मात्र। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी है, जिसका लिंगानुपात 1038 है। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश से ही आपको पूछ सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे कम हो जाता किसका है। कल पूछा गया था कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी। तो आप 2011 की जनगणना का क्वेश्चन आप जितने भी प्रश्न है वो 2011 की जनगणना जरूर पढ़ के जाएँ आप। इससे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है। तो गुरु विपिन सिंह का संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है वो। और बात करें तो गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। एक पारंपरिक चिकित्सक के बेटे और एक गायक सिंह ने मणिपुर नृत्य पर ध्यान केंद्रित करने से पहले विशेष रूप से गुरु अनुमोदन शर्मा के अधीन मणिपुर के राजा के सहयोग से गायन और नृत्य का अध्ययन करना उन्होंने शुरू किया था, गुरु विपिन सिंह ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब और किसने की। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना है वो शिवदयाल सेठ ने की थी। और कब की थी, तो इसका उत्तर होगा 1861 में की थी। तो और बात करें तो राधा स्वामी मत के संस्थापक परम पुरुष पूर्ण धनी हुजूर स्वामी श्री
दयाल सिंह सेठ थे। इनका जन्म 24 अगस्त 1818 को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित पन्नी गली में हुआ था। और बात करें तो वे बचपन से ही शब्द योग के अभ्यास में लीन रहते थे। वर्षों के अनुभव के आधार पर 15 फरवरी 1861 को उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1901 में। और बात करें तो साल 1901 में बांग्ला के मशहूर कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी नींव रखी थी शांति निकेतन की। उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट लेकर स्कूल खोला था, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था। आज इसका नाम भी बदल दिया गया है। आज शांति निकेतन का नाम विश्व भारती है, जहां लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं। शांति निकेतन का नया नाम है वो विश्व भारती है, ये भी पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। उदाहरण के लिए वाटर पार्क का मनोरंजन पार्क में सर्दियों के मौसम में उच्च बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में लोग इन्हें स्थानों पर कम ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिकतम कितनी सीटों से चुनाव लड़ा जा सकता है? तो अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम में सदस्य पता 552 है। शुरुआत में 1950 में यह 500 थी। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है। अगला है, इंदौर घराने से संबंधित कौन है? तो इनका संबंध है आमिर खान से। इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की थी। ये भारत के 8 शास्त्रीय घरानों में से एक है। आगे बात करें तो इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घराने में से एक है। इनकी स्थापना आमिर खान ने की थी। इंदौर घराने के से संबंधित व्यक्ति है वो अन्य व्यक्ति है वो पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कंचन बनर्जी, पूर्व मुखर्जी, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है इंदौर घराने के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, Mn किसका प्रतीक है? तो आप सभी जानते होंगे, अवध सारणी में Mn वो मैग्नीशियम का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान के अनुच्छेद 366 और 366 24 और 366 25 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। इनकी पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है, इस संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में वर्णित है। और बात करें तो अनुच्छेद 17, ये प्रश्न पूछा गया था पहले भी। अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 मुख्य रूप से अस्पृश्यता के कारण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम 7 से 8 शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते होंगे, मौलिक कर्तव्य का संबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और बात करें तो यदि माता पिता का संरक्षण है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए हैं और कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग, इनका उल्लेख भाग 4 में है। 3 नहीं है, भाग 4 में है। 3 और 4 में है, 4 में है इसका उल्लेख। तो और बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व चित मिलता है। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। 3 में तो मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सिक्कों पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा पाई जाती है? किस राजा की? तो समुद्रगुप्त है, उनकी प्रतिमा है वो सिक्कों पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा है। तो समुद्रगुप्त के काल के सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक कुशल कवि थे और संगीत भी बजाते थे।
उन्हें अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी देखा गया था। उन्हें संगीत कला के व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अहोम साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो अहोम राज्य है वो असम राज्य में फैला हुआ था। और बात करें तो अहोम साम्राज्य भारत के असम राज्य की ब्रह्मपुत्र घाटी के लगभग 600 वर्ष तक फलता फूलता रहा और पूर्वोत्तर में मुगल साम्राज्य के विस्तार को सफलतापूर्वक रोका। अहोम साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में दिखो और दिहिंग नदियों के बीच छोलुंग सुकफा द्वारा किया गया था और 19वीं शताब्दी के अंत तक यह चला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीटी रोड से, जीटी रोड का निर्माण कब और किसने किया? यानी जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी का शासक शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। और बात करें तो इसे सदाक ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ बादशाही सड़क और सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। यह सड़क यानी ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर यानी पाकिस्तान तक लंबी है। अगला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह किस शास्त्रीय नृत्य और किस राज्य से संबंधित है? तो सोनल मान सिंह का संबंध है वो एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली से है, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से कुशल है। सोनल मान सिंह का जन्म मुंबई में हुआ था। 3 बच्चों में से 3 अरविंद और पूर्णिमा पाकवास गुजरात के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और 2004 में पद्म विभूषण भी विजेता सोनल मान सिंह हैं। तो अगला था, भगवान राम ने वनवास कितने साल का था? भगवान राम का वनवास तो कितने साल का था? तो उनका वनवास था 14 साल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? तो 28 दिन का है। एग्जैक्ट है वो 27 दिन और 8 घंटे लगता है समय चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्डन यानी स्वर्ण का सिनोनियम क्या होगा? तो स्वर्ण का सिनोनियम होगा गोल्डन का ब्राइट, ब्रिलियंट, ग्लोरियस, रिच और शाइनिंग, यानी सबका मतलब होता है चमकीला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे? तो लोमस ऋषि वो बराबर की गुफा में रहते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे दिया गया था? तो कला संस्कृति क्षेत्र में 2017 में पद्म भूषण पुरस्कार से विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? दानिश सिद्दीकी है वो एक भारतीय पत्रकार थे। तो मीडिया कवरेज के लिए गए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई थी। उनका हाल ही में मौत हो गई थी। तालिबान वाले मामले में उनकी वो मीडिया कवरेज के लिए गए थे। तो दानिश सिद्दीकी है वो एक मीडिया कवरेज भारतीय पत्रकार थे जिनकी मृत्यु अफगानिस्तान में हो गई थी। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया था, फ्रैंक का सिनोनियम क्या होगा? फ्रैंक का सिनोनियम होगा एंड हॉनेस्ट और कैंडिड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इर्वेंट यानी अनादरपूर्ण का एंटोनियम क्या होगा? तो अनादरपूर्ण का होगा रिवरेंट, रेस्पेक्टफुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए पर्सन हु हेट्स ऑफ वुमन, एक व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है तो उसे कहते हैं मिसोगाइनिस्ट, यानी जो स्त्री जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति है वो मिसोगाइनिस्ट होता है। ए मैन हु हेट्स ए पर्सन हु हेट्स ऑफ ए वुमन। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं? ये क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक का 2020 का ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, फिर दोबारा पूछ दिया गया है। इसका पूरा हमने बात कर ली है पहले फर्स्ट शिफ्ट वाले में। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिले थे वो 4 कांस्य पदक मिले थे। भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरविंद अडीक की पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन तो ऐसे था कि इनमें से अरविंद अडीक की पुस्तक नहीं है। तो अरविंद अडीक की पुस्तक नहीं का तो पता नहीं, लेकिन ये पुस्तकें 3 हैं। इनके अलावा जो भी आंसर था वो अरविंद अडीक की पुस्तक नहीं थी। द वाइट टाइगर, बिटवीन द असैसिनेशन
और द लास्ट मैन इन टावर, ये तीनों पुस्तकें हैं वो अरविंद डी की पुस्तकें हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगर आपका आगे एग्जाम है तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये पुस्तकें, ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर मंदिर है वो चोल राजा राजा राम द्वितीय ने बनवाया था। और बात करें तो तंजावुर में ऐरावतेश्वर मंदिर चौथ राजा राजाराम द्वितीय ने 1441 से 1173 ईस्वी में द्वारा बनाया था। यह तंजावुर और गंग इकोड चोलपुरम में ब्रह्मेदीश्वर मंदिर की तुलना में आकार में तो छोटा है थोड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से, इसमें पहले ही पूछा गया था, कल पूछा गया था पुरुषों की जनगणना वो साक्षरता दर कितनी है। आज पूछा गया था कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हर से कम पूछा गया था। अभी पूछ दिया गया महिलाओं की साक्षरता कितनी है। तो क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46 इसकी इनकी है वो साक्षरता है। और बात करें तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षर पुरुषों की पुरुषों की दर 74.4% और 82.14 ओवरऑल है वो 74 है, और पुरुषों की है वो 82.14 है, और महिलाओं की है वो 65.46% है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं अल-बरूनी। इनके बारे में और बात करें तो किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखी पुस्तक थी। यह एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है जिसमें एक भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी करता है। अल-बरूनी भारत और इसकी ब्राह्मणवादी परंपरा का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान था। उससे भारत विद्या यानी इंडोलॉजी का जनक और पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए दिल मुश्किल किस गायक ने गाया है? तो ए दिल मुश्किल फिल्म का गाना है, यह अरिजीत सिंह ने गाया था। और गायक बोल तो प्रीतम द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक एक त्वरित ब्लॉकबस्टर था। इस प्रकार अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए गीत और अरिजीत सिंह द्वारा गाए गीत के साथ इनके प्रचार को बढ़ावा दिया, तो इस गाने के साथ ही अरिजीत सिंह की प्रसिद्धि बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन था, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी है उनके बारे में बात करें तो या तो ये पूछा गया था किस राज्य में बहती है, या इसके ये पूछा गया था यह उद्गम कहाँ से होता है। तो दोनों में बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एकमात्र नदी है, उत्तर दक्षिण भारत में लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वतमाल बल्लेश्वरम से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिणी पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल वो महाबलेश्वरम है, और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। ये दक्षिण भारत की नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी का संबंध है वो उत्तर प्रदेश में है। इस और बात करें तो कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। मिर्ज़ापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा एक जिला है। आपने मूवी देखी होगी वैसे मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। ये एक अस्थायी सदन है। लोकसभा भी अस्थायी सदन है और विधानसभा भी अस्थायी सदन है। राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका पारित किया गया था 1773 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इसमें संसदीय कानून की उल्लेख था इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? तो गांधी और इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में
गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा था? तो इसका उत्तर था कर्नाटक। मौर्य साम्राज्य के शहरों से क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी में, तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करें तो मौर्य साम्राज्य का तक्षशिला है, एक महत्वपूर्ण शहर था। यह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक शहर है। यह इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड से कुछ दूर पर स्थित है। यह मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। अगला प्रसिद्ध शहर था उज्जैन। यह मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे एक प्राचीन शहर है। यह उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जो सदियों पुराने महाकालेश्वर मंदिर में के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में जब गेंद बाउंड्री के पास जाती है, गेंद उड़कर ये क्वेश्चन ऐसा था, जब क्रिकेट में जब बॉल बाउंड्री के पास उड़कर जाती है, बाउंड्री से पार उड़कर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके 6 रन कहते हैं। बॉल जब ग्राउंड की लगी जगह जाती है पार, तो उसे 4 रन कहते हैं। सीधा ही ग्राउंड से बाहर चली जाती है शॉट मारने के बाद में, तो उसे 6 रन कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे, तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुहर्रम। और मुस्लिम महीनों के बारे में और बात करें तो मुस्लिम में 12 महीने होते हैं मुस्लिम महीने कैलेंडर में। पहला होता है मुहर्रम, बाद में सफ़र, बाद में रबी उल अव्वल, बाद में रबी उल थानी, बाद में जुमादा, बाद में अल अव्वल, बाद में जुमादा अल थानी, रजब, साबान, रमज़ान। ये उपवास का महीना होता है। सव्वाल, दो उल कदा है और दो उल जिहाद है। ये 12 महीने हैं मुस्लिम कैलेंडर के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी वस्तु जिसके आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारभासी वस्तुएं। तो इसका उदाहरण होता है रबड़ है, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा। वे वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें कहते हैं पारदर्शी। जिनके नहीं देख सकते आर पार, उन्हें कह सकते हैं अपारदर्शी। जिनके देख सकते हैं लेकिन थोड़ा साफ नहीं देख सकते, उसे कहते हैं पारभासी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। और बात करें तो मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत पाया जाता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। अनुच्छेद 22 भारत के संविधान के प्रारूप में नहीं था, इसे संविधान सभा की चर्चा के बाद जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो उनका नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। बात करें तो गुलाबो को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रियता बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जिन्हें उन्होंने 165 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया है। तो गुलाबो सपेरा है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और ये राजस्थान की नृत्यांगना है। इन्हें पद्मश्री 2016 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मुद्रा आपूर्ति के M1, M2, M3, M4 में से पोस्ट ऑफिस बचत कार्यालय में कौन सी जमा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा M2। बात करें मुद्रा आपूर्ति की, तो M1 यानी मुद्रास्फीति है, वो होती है जनता के पास मुद्रा प्लस जनता का जमा धन, ये M1 प्रकार की मुद्रा होती है। M2 प्रकार की है वो होती है M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा कार्यालय बचत बैंक। M3 के बारे में बात करें तो उन्हें चौड़ा मुद्रा भी कहते हैं। ये होती है M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा। M4 प्रकार की मुद्रा होती है वो होती है M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ सभी जमा। ये
मुद्राओं का मापन है भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। और पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लैक्टिक अम्ल है किसमें पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे फलों जैसे नींबू, अंगूर, संतरा, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है, सेव में वो मेलिक अम्ल पाते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद्य या उर्वरक कौन सा है? तो उसे कहते हैं यूरिया। ये यूरिया था। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं करना है तो हमारा चैनल है अपनी कोचिंग नाम से, जिसमें आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। नाम है अपनी कोचिंग। थैंक यू दोस्तों। का गठन है वो 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। इस लोकसभा का सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। पहली लोकसभा है वो, उसकी अवधि थी 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। उपाध्यक्ष श्री M.A. अयंगर। महासचिव थे वो श्री M.N. पॉल। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता होगा भगवंत मान है, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। और बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 16वीं पंजाब विधानसभा में 117 में से 52 सीटें जीतकर 79% बहुमत हासिल किया था। आप पंजाब के संयोजक और सांसद भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, T20 वर्ल्ड कप 2022 से इंग्लैंड किसे हराकर चैंपियन बना था? तो इंग्लैंड है वो पाकिस्तान को बनाकर चैंपियन बना था। T20 वर्ल्ड कप से, एशिया कप से इनसे प्रश्न बने हैं। फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट दोनों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको इनके पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा बात करें तो इंग्लैंड ने T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड के मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में बेन स्टोक्स के तूफानी प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। तो इसमें मैन ऑफ द मैच थे वो बेन स्टोक्स थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है वो 7 है। परमाणु क्रमांक है वो होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी तत्व का हो, इसे नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे जेड अक्षर से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का जेड से दर्शाते हैं प्रोटॉन को। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या है वो एक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धर्म से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 25 है वो धर्म से संबंधित है। और बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। भारत में उत्पन्न होने वाले प्रमुख विश्व धर्म जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। अगला प्रश्न पूछा गया था, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है वो, जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं। वे फ्लाइंग सिख नाम से जानने वाले प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। तो वो मिल्खा सिंह जी के पुत्र हैं। उनकी माता निर्मल कौर भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी है। तो
अगला क्वेश्चन की बात करें तो मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मौद्रिक नीति की अध्यक्षता है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और बात करें तो मौद्रिक नीति के बारे में तो मौद्रिक नीति समिति भारत में ब्याज दर के मानदंड को तय करने के लिए जिम्मेदार है। यह मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना है। समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं इसमें। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से हैं, जबकि 3 अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित हैं। टाई के मामले में आरबीआई गवर्नर टाई को तोड़ने के लिए वोट डालता है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो कच्चीपुड़ी नृत्य से हैं। और बात करें तो प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1929 को, उनकी मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 2012, नृत्य रूप कच्चीपुड़ी से संबंधित थे। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मृत्यु दर से, कि मृत्यु दर से अगर जन्म दर ज़्यादा होता है तो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑफिशियल बात है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो और जाने तो जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, एवं जन्म दर कम हो तथा मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या में कमी आती है। इसी प्रकार यदि दूसरे देशों में आने वाली की संख्या विदेश जाने वाली संख्या के लोगों की संख्या से अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, एवं विपरीत स्थिति में जनसंख्या कम हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कौन सा कर था जो मुगल साम्राज्य में जबरन लिया जाता था? तो इसका कर का नाम था वो जजिया कर था। जजिया एक प्रकार का संपत्ति कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन था, इनमें से अरविंद अडीक की पुस्तक कौन सी है? तो अरविंद अडीक की फेमस पुस्तक है वो द वाइट टाइगर है। और बात करें तो अरविंद अडीक की पुस्तकों के बारे में बात करें तो सिलेक्शन डे 2016 का एक कथा उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार विजेता अरविंद अडीक ने लिखा है। दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2017 डीएससी पुरस्कार के लिए 4 अन्य लेखकों के साथ इन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। यह एक चटनी विक्रेता मोहन कुमार की कहानी बताती है, जो अपने 2 बेटों मंजू कुमार और राधा कृष्ण को मुंबई की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अरविंद अडीग इंडो ऑस्ट्रेलियन लेखक और पत्रकार हैं। ये मोस्ट चीज़ है यहाँ से, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बात करें तो द वाइट टाइगर भारतीय लेखक अरविंद अडीग का पहला उपन्यास है। यह पहली बार 2008 में प्रकाशित हुआ था और उसी वर्ष 40वां मैन बुकर पुरस्कार इसने जीता था। अगला है द लास्ट मैन इन टावर, भारतीय लेखक अरविंद अडीग का 2011 का उपन्यास है। यह मुंबई रियल एस्टेट को चमकाने के लिए एक संघर्ष की कहानी कहता है। अगला क्वेश्चन वो है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में इस शाखा में फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। यह वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन था, छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है? तो छठ पूजा है वो बिहार का त्यौहार है। छठ पूजा बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य का मुख्य पर्व होता है। छठ पूजा का पर्व दिवाली के 6 दिनों बाद मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुल्क राज आनंद के उपन्यास का नाम क्या है? तो इनके उपन्यास का नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। आनंद के उपन्यासों में सामान्य विषय में धार्मिक कट्टरता, पाखंड, सामंती व्यवस्था, पूर्व पश्चिम मुठभेड़, समाज में महिला का स्थान, अंधविश्वास, गरीबी, पीड़ा, दुख, भूख और शोषण है। तो ये इनके विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इसके बारे में और जाने तो जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में मध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक सागर से जोड़ती है।
इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और सेउटा क्षेत्र हैं। अपने सबसे करीबी बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों में केवल 14.3 किलोमीटर की ही दूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सरसों में ओलेल अम्ल पाया जाता है। सरसों के तेल में 60% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसमें 42% टीरुसिक एसिड और 12% ओलिक एसिड होता है। इसमें 21% पॉली अननेचुरेटेड होता है, जिसमें 6% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिन एसिड और 15% ओमेगा 6 लियोलेनिन एसिड होता है और 12% संतृप्त वसा होती है। इसमें ये कुल मिलाकर इसमें सरसों के तेल में मात्रा होती है। अगला है, ओलंपिक की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ओलंपिक की शुरुआत है वो ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें तो प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस से में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिया में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सफिशिएंट यानी पर्याप्त का सिनोनिम क्या होगा? तो पर्याप्त का आप जानते होंगे कि इनफ है, वो इनका सिनोनिम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ पर होता है? तो गंगा नदी का निर्माण है वो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 लूठो मूवी सॉन्ग था कोई, उसका सिंगर का नाम पूछा था। तो वो सॉन्ग का नाम मुझे पता नहीं, वो बताया नहीं स्टूडेंट ने। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा सॉन्ग था। और भी आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।